भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को जी जान से जुटना ही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2024 में कौन आया? इस सवाल का जवाब मोदी सरकार ने पूरे देश भर में घूम घूम कर देना शुरू कर दिया है। 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार के सीनियर मंत्री पूरे देश में निकले हुए हैं। सबसे पहले कौन कहां है, मैं आपके सामने पूरी लिस्ट रखना चाहती हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुवाहाटी में कमान संभाल रहे हैं। अनुराग ठाकुर गुजरात में मोर्चा संभाले हुए हैं और पीयूष गोयल जयपुर में सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। स्मृति ईरानी हरियाणा के रोहतक में और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत पटना में मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव आज भोपाल में थे, वहीं मनसुख मंडाविया ने कोलकाता में डेरा डाला। हरदीप सिंह पुरी को केंद्र सरकार ने लखनऊ का जिम्मा दिया और जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली में रहकर सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम किया गया। इनके अलावा अर्जुन राम मेघवाल हैदराबाद में, तो जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में मौजूद रहकर केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मतलब एक साथ पूरा महकमा लोगों के सामने है, लोगों के बीच में ये बता रहा है कि 9 साल में क्या क्या काम हुआ, क्या करना बाकी रह गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे। जाहिर है पूरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड वो भी जनता के सामने रखेंगे और उसी के आधार पर 2024 के लिए फिर से जनादेश मांगेंगे। दर्शकों, पहली बार जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी जीती तो 20 मई 2014 के दिन सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में जो बातें नरेंद्र मोदी ने कही, मैं उसे रिकॉल करना चाहती हूँ। पदभार मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कार्यभार और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज सरकार के 9 साल पूरे होने पर क्या वो सब हुआ जो कहा गया था, या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें दम है? कांग्रेस ने 9 साल पर 9 सवाल उठाए हैं। विपक्ष की दूसरी पार्टियों से भी सवाल आए हैं। इसलिए आज पब्लिक का जो सवाल है वो भी यही है, नरेंद्र मोदी के 9 साल वर्सेस कांग्रेस के कितने साल? 9 साल में देश सचमुच बदल गया या मोदी सरकार फेल हो गई? यही है आज सवाल पब्लिक का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई संसद की सौगात दी, जिसे लेकर विपक्ष लगातार आरोपों की बारिश कर रहा है। एक तस्वीर को आधार बनाकर आज तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये तस्वीर देखिए, दाहिनी तरफ पंडित नेहरू के समय तब की संसद भवन के सामने की तस्वीर है, जिसमें अंबेडकर से लेकर उस समय के तमाम बड़े नेता दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसे विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी के साथ सेंगोल की स्थापना के लिए आए तमिल साधु संत दिख रहे हैं। आज इसे ओवैसी ने भी मुद्दा बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी कहां थे? वो नॉर्थ ईस्ट को जाने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के 9 साल को लेकर क्या कहा, उसे सुनिए। बीते 9 वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। इन घोटालों ने
सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था जो विकास में पीछे रह गए थे। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। आज भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। मोदी जी की बातें आपने सुनी। दर्शकों, किसी भी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर कोई भी बात हवाई नहीं होनी चाहिए। सवाल पब्लिक का शो पर हम हमेशा फैक्ट आपको बताते हैं, इसलिए फिर से फैक्ट का पुलिंदा हमारे हाथ में है। इसमें यह समझें कि 2014 में क्या स्थिति थी और 9 साल बाद क्या स्थिति है। एयरपोर्ट अगर देखें तो 2014 में 74 थे, 2023 में 148 हैं। यूनिवर्सिटी 2014 में 723 थी तो 2023 में 1472 हैं। आईआईटी 16 थे, अब 23 हैं। अगर आईआईएम की बात करें 13 थे, अब 7 और मिलकर 20 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज 387 थे पहले 2014 में, 2023 में ये 648 हो गए हैं। एमबीबीएस की सीटें 2014 में 51,000 के ऊपर थी, लेकिन अब 2023 में 1 लाख से ज्यादा है। और वेस्ट प्रोसेसिंग 2014 में 15% की हमारी कैपेसिटी थी, 2023 में 75% हो गई है। नेशनल हाईवे 97,830 किलोमीटर के थे, अब तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर के हैं। नेशनल हाईवे का प्रतिदिन निर्माण पहले 12.1 किलोमीटर पर डे होता था, लेकिन अब लगभग 29 किलोमीटर एक दिन में बनता है। बिजली उत्पादन की क्षमता पहले थी तकरीबन 2.5 लाख मेगावाट, अब है 4.25 लाख मेगावाट। गैस कनेक्शन 13 करोड़ थे, 31 करोड़ हो गए हैं। इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़े रेल मार्ग 21,500 किलोमीटर था, अब लगभग 59,000 किलोमीटर हो गया। मैं ये आंकड़े इसलिए रख रही हूं आपके सामने क्योंकि केंद्र सरकार का काम होता है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो देश के लिए ऐसा काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे देश की नींव मजबूत हो, अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर काम हो। सवाल है कि क्या ऐसा हुआ? मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े रखना चाहती हूँ। एफडीआई पहले 35 बिलियन थी यूएस डॉलर, अब 71 बिलियन यूएस डॉलर। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पहले 6 करोड़ फोन्स की थी 2014 में, अब 31 करोड़ फोन भारत में बनाए जाते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 2010 में 370 मिलियन ट्रांजैक्शन होते थे, अब लगभग 90 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। कितनी इसमें बढ़त आई है ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका दावा है कि उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत नींव रखी है। सुनिए आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। विगत 9 वर्ष का जो समय है, यह एक नए भारत का दर्शन करने का समय है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की उस कल्पना को, जिसमें जाति मत मजहब के आधार पर भेदभाव न हो, उस प्रकार का भाव भी है, लेकिन गुलामी के अंशों को भी समाप्त करने के एक संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना है। एक स्वाभिमानी भारत, एक समर्थ भारत, एक सशक्त भारत। लेकिन एक बात और, 2 चीजें ऐसी होती हैं जिसका सीधा कनेक्शन मिडिल, लोअर मिडिल और गरीब जनता से होता है। वो दोनों आंकड़े भी आज देख लीजिए। बेरोजगारी दर 2014 में लगभग 5% थी, अब 7.5 से ऊपर है। महंगाई दर पहले 6.5% था, अब 5% से नीचे है। इसमें महंगाई दर आंकड़े भले आपको कम लगे, लेकिन महंगाई से कोई बड़ी राहत जमीन पर मिली है ऐसा कम से कम न लोगों को दिख रहा है, आम लोगों को, न इसे कोई भी विपक्ष की पार्टी मान रही है।
सच्चाई ये है कि महंगाई जरूर है और वो जनता और सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसा ही एक और मामला है करप्शन का, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें खींची रहती हैं, क्योंकि मेरा करप्शन वर्सेस तेरा करप्शन हो रहा है। आज कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। तो 9 साल में ये भी बताएं क्या किया। 2% भारत की जीडीपी टूट गई, 2%। लाखों करोड़ों रोजगार टूटे, 200 के लगभग 171 लोग या 73 जो बैंकों के बाहर कतारों में लगे हुए मर गए, जरा उसका भी हिसाब देते। जो मुद्रास्फीति की हालत है उसको बताएं। अमृत काल 2 शब्द नहीं होते। तो आज सरकार को एक मेरी सलाह हमारी, अब नई संसद में आप कहते हैं नई शुरुआत, तो कर दो नई शुरुआत। बुलाइए विशेष सत्र। जो विपक्ष की 3 मुख्य मांगे जिन विषयों पे बात करने की, उन मोशंस को स्वीकार करिए, बहस शुरू करिए, ताकि पूरा देश सुने कि सदन गूंज रहा है। कांग्रेस के आरोप कई हैं, लेकिन सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले फैसलों के लिए कहीं ज्यादा याद रखा जाता है। पिछले 9 साल में मोदी सरकार कम से कम इस मोर्चे पर तो ये कह सकती है उसने यादगार काम किए हैं। ये क्या है, उसकी लिस्ट भी देख लेते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, घुसपैठ आतंक को सीधा जवाब दिया गया, एयर स्ट्राइक, आतंक को घर में घुसकर मारने का मैसेज दिया, जीएसटी, एक देश एक टैक्स, 370 खत्म किया, 5 अगस्त 2019 को अब जम्मू और कश्मीर में चुनाव की तैयारी हो रही है, चीन घुसपैठ समस्या, गलवान में जवाब, तवांग में खदेड़ा। तो इतना ही नहीं, विदेश नीति के मोर्चे पर भी सरकार ने अच्छा काम किया है, कम से कम जनता ये मानती है, ये सरकार के विरोधी भी मानते हैं। दुनिया के दूसरे मंच पर मोदी द बॉस की गूंज देश के लोगों को सुनकर अच्छा लगता है। भारतीयों के रेस्क्यू के लिए भले ही कुछ देर गोलाबारी यूक्रेन रूस में रोकी गई, एक फोन कॉल पर रोकी गई, तो देखकर हर भारतीय को अच्छा लगा। अभी अभी सूडान में ऑपरेशन कावेरी की भी खूब सराहना हुई। काम गिनाने के लिए बहुत है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। बड़ा देश है, बहुत सी समस्याएं हैं। ऐसे में आज जो जनता सवाल पूछ रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सवाल नंबर 1, नरेंद्र मोदी के 9 साल वर्सेस कांग्रेस के कितने साल? सवाल नंबर 2, 9 साल में देश सचमुच बदल गया या विपक्ष के सिर्फ डंका पीटने वाले आरोप में कोई सच्चाई है? सवाल नंबर 3, क्या 9 साल बाद भी नरेंद्र मोदी की वही आंधी है या 2024 में राह आसान नहीं? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, उदित राज जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कीर्ति झा आजाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मेरा पहला सवाल अजय आलोक जी आपसे है। कई सवाल आज विपक्ष ने उठाए हैं और पिछले कुछ समय से उठा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 2024 में जाने के लिए क्या आपका 9 साल का पूरा हिसाब किताब सही है? और अगर सही है तो विपक्ष क्यों कह रहा है कि आप हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं? न सिर्फ ने कर्नाटक के चुनाव में इसका सहारा लिया, बल्कि नई संसद की जो आपने उद्घाटन किया उसमें भी इसी भाव को आपने देश के सामने रखा, जैसे ममता बनर्जी ने अपनी ट्वीट में कहा। आज विपक्ष के इन सवालों के जवाब दीजिए अजय आलोक। नविका जी, देखिए, हिंदुत्व का सहारा लेने की कोई बात नहीं है। हिंदुत्व तो हमारे अंदर में है, आपके अंदर में है, इस देश के हर प्राणी के अंदर में हिंदुत्व है। जो भारत का नागरिक है उसके अंदर में हिंदुत्व है, तो इसलिए हिंदुत्व का सहारा लेने की तो बात ही नहीं है। देखिए, ये 9 साल को मैं कहूंगा ये नव निर्माण का साल है। हर सरकार काम करती है, हर सरकार की अपनी उपलब्धि होती है, तो मैं आज बाकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करता हूं। हम सिर्फ नव निर्माण की चर्चा करते हैं। निर्माण, क्या निर्माण हुआ भाई?
9 साल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राम मंदिर से। जय श्री राम का उद्घोष करके हम शुरुआत करते हैं। भव्य राम मंदिर का सपना इस देश के सारे देशवासियों का सपना था, जो 300 साल से अटका हुआ था। 2019 के चुनाव के पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहा था, हुजूर अभी सुनवाई मत कीजिए, इस पे चुनाव पे असर पड़ जाएगा। राम मंदिर को चुनाव से देखने की इस देश की राजनीतिक मंशा थी, जो खत्म हुई और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और अगले साल से जनता के लिए सुलभ दर्शन उपलब्ध हो जाएंगे। इससे लोगों को तकलीफ है तो हम क्या करें? 4 करोड़ गरीबों को घर मिला। एक घर की ताकत आप समझिए, वो महिलाओं के नाम पे, उनमें सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण कितना बड़ा चीज है। 4 करोड़ इस देश के घर लोगों को घर मिला। अब उस घर के लोगों को खुशी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का घर चला गया, उसकी तकलीफ ज्यादा है। तो इसमें देश क्या करे भाई? 11 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण हुआ है। 11 करोड़ शौचालय। महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी, आज उसे 11 करोड़ शौचालय से अगर हमारी महिलाओं को थोड़ी भी आनंद होती है, तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि उन्हें बहुत संतोष अनुभव होता है, उसमें भी समस्या है। एम्स का निर्माण, जैसे आप कह रही थी, एम्स और मेडिकल कॉलेज का लगभग डबल से ज्यादा निर्माण हो गया। मैं सिर्फ निर्माण की बात कर रहा हूँ। 1 लाख से ऊपर मेडिकल सीट्स बढ़ गई। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी पे डॉक्टरों की संख्या अभी भी बहुत कम है। वो उम्मीद है कि कुछ और सुधरेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, कोई देश सोचता था? जब बुलेट ट्रेन की बात की गई तब भी मजाक उड़ाया गया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, लगातार देश के हर कोने को कनेक्ट करती है। ये भी निर्माण है। इस निर्माण में भी दिक्कत है। भदौरिया जी बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बताइए भदौरिया जी, एक्सप्रेसवे से कितना आसान हो गया पूर्वांचल जाना और नोएडा आ जाना। तुरंत आ जाते हैं लखनऊ से, 3 घंटे में नोएडा उठ के स्टूडियो में डिबेट करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एक्सप्रेसवे बन गए पूरे देश में। अब तो भदौरिया जी चाहेंगे तो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये कनेक्टिविटी, ये भी निर्माण है। देश में पहली बार वाटरवेज का निर्माण क्यों नहीं किसी के ख्याल में आया था? ये कितना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। आज हल्दिया, कलकत्ता से लेके बनारस से लेके हम वाटरवेज के निर्माण में, उसमें व्यवसायिक एक्टिविटी हो रही है, जिससे कितने रोजगार पैदा हुए। सिर्फ निर्माण की बात करते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, जैसे भी आपने बताया कि हम 4 करोड़ से 31 करोड़ तक पहुंच गए। ये कितने में कहूंगा मैं भूल जाऊंगा, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल की बात कर लेते हैं। सेंट्रल विस्टा और हमारी नई संसद का निर्माण, जो हर देशवासियों के लिए गर्व का है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें गर्व का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये परिवार की संसद थी नहीं। कॉलोनियल मानसिकता से इतने पीड़ित हैं कि बेचारे संसद का ही बहिष्कार कर देते हैं। पता नहीं 24 में क्यों आएंगे संसद में, जब संसद का ही बहिष्कार कर दिया है। तो ये तमाम बातें हैं। तो मैं इस 9 वर्षों को निर्माण के 9 वर्ष कहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि देश इसी निर्माण को देखना चाहता था। ये गाड़ी रुकेगी नहीं, ये गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी। बिल्कुल। तो उदित राज जी, आपको किससे दिक्कत है? निर्माण से, नए संसद भवन से, ज्यादा एयरपोर्ट, डबल एयरपोर्ट हो गए उससे, ज्यादा हाईवे बन गए उससे, ज्यादा मेडिकल सीटें हैं उससे, किस बात से? या वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से, या सेंगोल पहुंच गया है लोकसभा में, अब वो वॉकिंग स्टिक नहीं रहा? क्या इससे आपको दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत है इनके झूठ से और इनके ठगी से। इस तरह का 100 दिन में काला धन वापस आया, नोटबंदी से काला धन का खत्म हुआ, 15 लाख क्या खाते में आए, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर मिला, रुपया मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले में। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी दिखाई पड़ी, ये बताए। और गंगा का निर्मलीकरण 22 तक हो जाना था, अब 23 हो गया। कौन सा निर्मलीकरण हो गया है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दिखा दे। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ऐसे एयरपोर्ट बना रहे हैं जो घाटे में जा रहे हैं। और जितने इस देश के रेवेन्यू आए हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रेडियस में ही आए हैं, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर रेडियस में। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा बना सकते हैं, बम्बई जैसे एयरपोर्ट जैसे बना सकते हैं, बेंगलोर जैसे एयरपोर्ट बनाया इन्होंने। चेन्नई, रेवेन्यू वहाँ से आता है, पैसेंजर वहाँ से आते, एक गिनती करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और रेवेन्यू जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं आएंगे। ये और दूसरा, किसानों की आय क्या दुगनी हो गई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। ये
400 में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हुआ था, 1100 में क्या सस्ता हो गया है? 2 करोड़ रोजगार क्या मिल गए हैं? अरे इतने झूठे लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं कि ये बेरोजगारी का को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, ये मौत को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। पुलवामा कराते हैं लोग, पुलवामा इन लोगों की देन है। पुलवामा ये उससे चुनाव जीतते हैं, ये बजरंगबली से चुनाव जीतते हैं, ये कोई निर्माण उम्मा से नहीं चुनाव जीतते। जब चुनाव आएगा तब देखिए, तब मोदी जी गिनाए, इनके सारे भाषण देख लीजिए कर्नाटक में, जो 10-12 दिन मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी वर्सेस खड़गे था, ये फिर एयरपोर्ट क्यों नहीं गिनाया था उस समय? ये सारी उपलब्धियां क्यों नहीं? बजरंगबली के नाम से वोट पड़ेगा क्या? ये अच्छा, होता था। तो आपको बजरंगबली से भी प्रॉब्लम है, राम मंदिर से भी प्रॉब्लम है, और आंकड़ों की बात करें तो आपको प्रॉब्लम। अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। अरे झूठे हैं, आपको प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि बजरंगबली के नाम से वहां वोट मांगते और टेलीविजन पर बैठकर डेवलपमेंट गिनाते हैं, वहां भी मांगे ना जनता के बीच में भी इसी चीज के बारे की एयरपोर्ट हमने बनाया, तब पता लगेगा। ये इतने झूठे बोलते, इतना हर चीज झूठ बोला। अरे जो प्रधानमंत्री करेंसी अपनी करेंसी मैनेज न कर सके, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है दुनिया के अंदर कि अपनी करेंसी को ही वापिस ले ले? 7 साल में 100-200 साल की करेंसियां चल रही है, क्या बातें कर रहे हैं आप? चलिए जवाब देना चाहते हैं अजय आलोक जी आपको। अजय आलोक जी, उदित राज जी ने लिस्ट बता दी आपको कि क्या क्या नहीं हुआ। जवाब दीजिए हर उस काम का जो नहीं हुआ जिसका वादा आपने किया। इसी पर आए हैं जीत करके, चुनाव इसी पर लड़ा है, शांत रहेंगे, चुनाव इसी पर लड़े हैं ये लोग। अरे हम जिस पे भी चुनाव लड़ेंगे तो आप जाके मेरा काउंटर नैरेटिव तो लाइए हमसे चुनाव लड़ने के लिए। हम तो इसी बात पर आप ही की बात मान लेते हैं कि हम इसी पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, हम बजरंगबली पे चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे, नए भारत के लिए चुनाव लड़ेंगे। आप किस पे चुनाव लड़ेंगे? गांधी परिवार की चमचागिरी करने के लिए चुनाव लड़ेंगे? चरण चाटुका करने के लिए चुनाव लड़ेंगे? क्या आप इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि हमें घोटाले करने की आजादी दी जाए? चमचागिरी आप इसलिए चुनाव लड़ेंगे? चमचागिरी आप करें मोदी का, ये बात यहाँ अगर उतरा तो ठीक नहीं होगा। सेंगोल को प्रधानमंत्री को तोहफा दिया गया, उसे तो थाने में रखने की जगह आनंद भवन में रख दिया। माफ कीजिएगा, एक मिनट। आप देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टीज हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी। मुद्दों पर बात करेंगे, क्यों हम एक दूसरे के साथ पर्सनल हो जाएंगे? मैं दोनों से मेरा ये आप दोनों से अनुरोध है कि मुद्दों की चर्चा करें, एक दूसरे को नाम आने से हो रहा हूं, ये कह रहे हैं। जी। लेकिन चलिए मैं कीर्ति आजाद जी को भी डिबेट में लाती हूं। और कीर्ति आजाद जी, आपको मैं महंगाई दर की अगर बात करूं, क्योंकि ये जनता के लिए और आप भी ये मुद्दे उठाते हैं, महंगाई बेरोजगारी, तो मैं कम से कम महंगाई के मुद्दे पर कहना चाहती हूं कि नेशनल एवरेज जो है इन्फ्लेशन रेट का वो है 4.7%, यानी 4.7%। पश्चिम बंगाल में तो लगभग 7.25% है। तो आप किस बलबूते पर ये महंगाई का मुद्दा उठाते हैं? हाँ, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, वहां पर अगर राजस्थान 28% पर है, नेशनल एवरेज जो है वो है 7.5% पर, लेकिन पश्चिम बंगाल का यहां परफॉर्मेंस अच्छा है 4.5% के लगभग। लेकिन सवाल इस वक्त उठता है कि अगर बात होनी चाहिए परफॉर्मेंस पर, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई आप क्यों खड़े हैं संत समाज के साथ? संत समाज के साथ क्यों खड़े हैं? ये तो मोदी जी पिछले 5 दिनों से समझा रहे हैं कि ये सेंगोल कहां पर था, कैसे था और कैसे नेहरू जी को दिया जा रहा था। सवाल ये है कि जनता के लिए कौन लड़ रहा है और नैरेटिव बनाने के लिए कौन लड़ रहा है? आज सवाल पब्लिक ये पूछ रही। तो इन सबों में सबसे पहले किसका जवाब दूं? आपने 7 प्रश्न पूछे हैं मुझसे। जैसे आपकी मर्जी। जैसे मेरी मर्जी। अच्छा, आपने
कुछ तस्वीरों की बात की, सेंगोल की बात की, आपने महंगाई दर की बात की, उसमें आपने जो विपक्ष के राज्य हैं उनके बारे में बताया, बेरोजगारी दर का और महंगाई दर का, लेकिन आपने यूपी नहीं बताया, मध्य प्रदेश का नहीं बताया, गुजरात का नहीं बताया। कम से कम उनका भी बताती तो फिर तुलनात्मक बात हो जाती ना। तो इससे लगता है कि जैसे कहीं एक तरफा बात हो रही है और प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष को ही फंसाया जाए हर मामले के अंदर। केंद्र सरकार को हर एक राज्य, जो विपक्ष के राज्य हैं, उनके बहुत पैसे देने हैं, चाहे जीएसटी को लेकर के रहा हो, चाहे अन्य कार्य जो केंद्र सरकार के रहे हैं, उन सबों को देना है, लेकिन आज तक नहीं दिया है। और बात एक्चुअली किया जाए कि आपने कई IIT, IIM बने हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सरकारी कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं, यह भी जरा खुल करके पता लग जाए। अभी बताया कि वंदे भारत ट्रेन चालू भी है, वंदे मातरम ट्रेन चलती थी, उसका नाम बदल दिया गया, फाइबर की ट्रेनें बना दी, हर दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट होता है। बुलेट ट्रेन की तो बात ही छोड़ दो, वो 2047 पे चला गया। बात होती थी कि सबको 2022 में जब 75 साल आजादी के पूरे होंगे तो हर एक घर, गरीब का घर छत पक्का होगा, हर घर में पानी होगा। अब उसको 2047 तक भेज दिया गया है। ऐसा लगता है, पता नहीं हम में से कितने लोग जिंदा होंगे जो 2047 में ये सपने को देख पाएंगे, जो हमें सुनहरा सपना और ये जुमले दिखाई दिए जा रहे हैं। डीजल के दाम 256% बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के दाम 260% बढ़ा दिए गए। 17 लाख करोड़ रुपए इस डीजल और पेट्रोल के पैसे से इन्होंने जमा किए, यानी 2 करोड़ लाख प्रत्येक वर्ष। जो इनको 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी वो तो नहीं दी, और सब पूरे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को ही इसके सबसे ज्यादा मार पड़ी। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बात सब जो करेंगे वो विपक्ष को सामने लेकर, अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी, इतने साल थे, अरे जो लोगों ने अच्छा काम नहीं किया वो हट गई, ये सरकार 9 साल से है। कोई ऐसी चीज तो गिनाओ, कोई ऐसी चीज तो बताओ जिसको लेकर हम भी खुश हों। आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं और एक तरफ कहते हैं, इनके ही सांसद लोग बोलते हैं कि मोदी जी 85 करोड़ लोग जो भूखे हैं उनको खाना खिला रहे हैं। अब ये कोई तरीका हुआ? ये आत्मनिर्भर भारत है? आत्मनिर्भर भारत तो वो होता कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली होती, 9 दूनी 18 करोड़ होते, 5 से उसको गुना कीजिए तो 18 पंजे 90 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा होता, ये लोग कमा रहे होते, ये होता आत्मनिर्भर। आज का अमृतकाल देख लीजिए कि जिन लोगों ने देश का नाम कमाया, विश्व में जाकर के वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, आज उनको घसीट घसीट के मारा जा रहा है। यह तो नारी की आप इज्जत सम्मान कर रहे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है। तो यह सारी चीजें आप सामने देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस प्रकार से देश को केवल जुमले और जुमले के अलावा कुछ नहीं मिला। ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, आईटी लगा दी। हमारे जैसे लोग प्रश्न पूछ लें तो ईडी बाहर जाकर खड़ी होती है। 1142 राजनीतिक लोग हैं जिनके ऊपर ईडी लगाई गई, कन्विक्शन आज तक एक भी नहीं हुआ। अब यह समझ में नहीं आता कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा कहां गए, इंदु अधिकारी कहां गए, नारायण राणे कहां गए, शिवराज सिंह चौहान कहां गए, वसुंधरा राजे सिंधिया कहां गई, पंकजा मुंडे कहां गए। इन लोगों का नाम ईडी सीबीआई में आता ही नहीं, जिनके ऊपर ऑलरेडी केस लग चुका है। तो यह जब कभी भी भारत के बारे में हम सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। फिर अंत में एक बात और कह दूं, कहने को बहुत कुछ है कि नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हर रोज हमारा सैनिक कश्मीर की घाटी में शहादत दे रहा है, शहीद हो रहा है। वो काले धन से जो आतंकवाद खत्म होना था उसका क्या हुआ? वो काला धन जो खत्म होना था उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? जो बाहर विदेशों से लेकर आना था वो क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए अजय आलोक जी। मुताबिक स्विस बैंक ने कहा है कि 32,000 करोड़ रुपए काला धन और बढ़ चुका है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों की शहादत आज भी हो रही है, आज भी गरीब बिना छत के हैं। उसके बारे में कुछ सोचेंगे? सवाल आपने उठाए हैं, बहुत मुद्दों को आपने हाईलाइट किया है। मैं चाहूंगी कि अजय आलोक जी हर मुद्दे का, हर सवाल का जवाब, कीर्ति आजाद के सवालों का जवाब जरूर दें। अजय आलोक जी। देखिए नविका जी, निर्माण विपक्ष भी कर रहा है, हम विपक्ष की उपलब्धियों को कम नहीं कर, निर्माण विपक्ष भी कर रहा है। क्या क्या निर्माण किया भाई? आज तक जो विपक्ष एकजुट नहीं होता था, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि ईडी और सीबीआई के कारण विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये निर्माण भी है, ये एकजुटता निर्माण है। जो महागठबंधन की एकता और ये निर्माण है। जो लोग एक दूसरे को
शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे। कहते थे कि शरद पवार सबसे बड़े करप्ट आदमी है, मेरे पास उनकी पूरी सबूतों की लिस्ट है। वो शरद पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये भी एक तरह का निर्माण है। ये निर्माण हो रहा है करप्शन की नींव पे अपनी इमारत कैसे खड़ी करें, उसके निर्माण। ईडी सीबीआई अगर किसी के पीछे लगती है, चाहे कलकत्ता में लगे, चाहे बंबई में लगे, चाहे उत्तर प्रदेश में लगे, तो उसके यहाँ से नोट पकड़ाना, वो भी 200-200 करोड़ 500-500 करोड़ के नोट पकड़े जाना, उसका कोई जवाब नहीं आना, ये भी एक निर्माण है। तो ये निर्माण हो रहा है। अब आप देखिए टूल किट गैंग, किसान आंदोलन में हमने देखा कि खालिस्तानी समर्थकों को भी समर्थन दिया जा रहा था, ये भी एक प्रकार का निर्माण है। विदेशों में जाके देश की बुराई करना, विदेशी मीडिया का समर्थन लेना, ये भी अपने आप में अद्भुत निर्माण है। चीन के समय, चीन सद्भाव वाला देश है, ये सब बोलना, ये भी एक निर्माण है। तो विपक्ष अपने निर्माण में लगा हुआ है। और दूसरी बात, मैं अभी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, तो मैं एयरपोर्ट में बताता हूँ, कीर्ति जी को अच्छा भी लगेगा। इस देश में अजय आलोक जी, एक मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि बहुत अदब से कीर्ति आजाद झा ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। एक कागज पे लिखा, आंसर माई आर्ग्यूमेंट्स, आंसर हिज क्वेश्चंस। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उनको जवाब नहीं मिल रहा, तो आप सवालों का जवाब दें। जी अजय। मैं उन्हीं के सवालों पे आ रहा हूं। कलकत्ता एयरपोर्ट इस देश का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है, कीर्ति जी को पता नहीं होगा। और ग्रेड बी सिटीज में पटना एयरपोर्ट, जहां के कीर्ति जी बिलोंग करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मुझे लगता है कांग्रेस और कीर्ति जी को एक एक करके जवाब मिला होगा। देश का सैनिक शहादत दे रहा है कश्मीर में, उस पे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन आपको पता है कीर्ति जी, 2014 के बाद से आज कांग्रेस के समय बने थे एयरपोर्ट। सुनिए 80% कमी आई है देश के सैनिकों की शहादत में। क्योंकि पता है क्यों? बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो पहले सरकारें नहीं दे रही थी, सरकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने में दिक्कत थी अपने सैनिकों को, आज वो बुलेट प्रूफ जैकेट लेजर गन और लेजर नाइट विजन के साथ मौजूद है, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपने कहा नोटबंदी से बहुत काला धन आया। बिल्कुल नोटबंदी की हमने, और नोटबंदी के इफेक्ट्स ये हुए कि जो हमारा 4 करोड़ का टैक्स पेयर बेस था, बढ़ के 10 करोड़ का टैक्स पेयर बेस हो गया इस देश का। ये सब अभूतपूर्व इकोनॉमिक बदलाव हुए हैं, जो प्रिंसिपल बदलाव हुए हैं, जिससे देश की तकदीर बदलती है। और ये दिखता है आने वाले, ऐसे ही हम 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बन गए, और ऐसे ही आने वाले 6 महीनों में हम 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं बन जाएंगे। नोटबंदी नहीं हुई होती तो आज जो डिजिटल पेमेंट जो हम चिल्लाते हैं कि हमारा $90 बिलियन का डिजिटल पेमेंट हो गया, जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, ये कभी नहीं होता। अपने गांव जाइए दरभंगा में, और दरभंगा के गांव में जब ठेले पे फुचका खाइएगा ना, और वहां पे आप गूगल पे से फुचके वाले को 10 रुपए का पेमेंट दे सकते हैं। ये होती है फॉर्मलाइज इकोनॉमी करना, ये इकोनॉमिक आधार बदलने का। कीर्ति आजाद जी, आपके सवालों का जवाब मिला, क्योंकि आप कम से कम कन्विंस नहीं लग रहे, आप हाथ उठा रहे हैं। कीर्ति आजाद जी, आंकड़ों से आप कन्विंस नहीं होते, आप डिजिटल पेमेंट्स के वॉल्यूम से कन्विंस नहीं होते। नमस्कार कर लें। आ रही हूँ, हम लोग जाएं, नमिका जी बता दीजिए। नहीं आ रही हूँ। अगर थोड़ा मेरा भी आप समर्थन। अनुराग भदौरिया जी, अगर कीर्ति आजाद जी अनुमति देते हैं तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया था इसीलिए उनके पास चली गई। नहीं कीर्ति आजाद जी से पूछ रहे, नहीं आजाद साहब से पूछ लीजिए। बस 30 सेकंड्स, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी आ जाए। 30 सेकंड्स, इसका जवाब नहीं दिया मेरे इस प्रश्न के साथ, और अनुराग जी दे दें। अनुराग भदौरिया जी, आजाद साहब आपके भी भाई हैं, जिन्होंने 85 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आज भी हैं, हमारे लिए उसके बारे में बता दें। सुनिए, और 2022 तक में जो सबको छत और पानी देने थे उसके बारे में भी बता दें। घरेलू गैस जो 1200 रुपए से ऊपर हो गया उसके बारे में बता दें। ये सारी चीजें बता दें। चलिए ठीक है, ये भी सवाल है, पूछ लीजिए फिर साथ में जवाब दे दें। ये भी सवाल है। अब आपकी क्या लिस्ट है अनुराग भदौरिया जी, आपको क्या क्या पसंद नहीं है और आपको किन चीजों पर सवाल उठाने? अपने आप को देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। नाविका जी, आप भी जानते हैं, आप सर फोड़ती रहेंगी, 24-48 घंटे भी दे देंगी तो भी जवाब नहीं देंगे। जो कीर्ति आजाद साहब ने पूछा है, जो मैं पूछने वाला हूं, और जो हमारे कांग्रेस के साथी ने पूछा है, जवाब इनके पास होता नहीं है। आए बाएं बोलने लगी, ऐसा लगता है जैसे 2014 के पहले आपके सवाल और पब्लिक के सवाल मैं सबके सामने रखती हूँ। अब जवाब देंगे कि नहीं, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। लीजिए,
ऐसा लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। ना यहाँ मेट्रो थी, ना ट्रेन थी, ना आईएम था, ना मेडिकल था, यहाँ पे कुछ नहीं था। सब पैदल चलते थे, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, ना एक्सपोर्ट होता, कुछ नहीं। हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। ना पार्लियामेंट थी, ना राष्ट्रपति भवन था, कुछ नहीं था। सब 2014 के बाद आया। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया है और जो गर्व से कहते भी हैं, सोचिए आप, ये गर्व से कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। माने 5 किलो चावल, 4 किलो आटा में लाइन में लगा दिया। लाइन मतलब समझते हैं नाविका जी? लाइन में माने आप आत्मसम्मान से नहीं, हमारी खैरात पे जियो। आपको जिम्मेदारी आपकी बनती थी। हिंदुस्तानी लोग हैं, इनको आप आत्मसम्मान तब होता है, इनको रोजगार देते, इनको अपने पैरों पे खड़ा करते। ये अपने बच्चों को कहां से फीस भरेंगे जरा बता दीजिए? कैसे बच्चों को IIT में पढ़ाएंगे ये, जब आपने उनको लाइन में लगा दिया 4 किलो चावल आटा में? कल उनके आने वाले बच्चे लाइन में लग जाएंगे, पीढ़ी की पीढ़ी लाइन में लग जाएगी। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपने तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थे, कितने आपने यहाँ पे सेक्टर बेच दिए? जरा बताइए, आप कितने को प्राइवेटाइज कर दिया आपने एक भी गवर्नमेंट सेक्टर तो स्टार्ट किया नहीं। चाहे एयरलाइंस हो, रेलवे हो, क्या क्या नहीं आपने प्राइवेटाइज कर दिया। आपने कभी सोचा ये रेलवे की जमीन जो आप प्राइवेट को दे रहे हो, ये जमीन लोगों ने आजादी के बाद जब ये लाइन बिछी थी, लोगों ने अपने खेतों को दान में दिया था, अपनी कटौती करके। ये लीजिए मेरे खेत, यहां पे लाइन बिछाइए आप। और आपने क्या क्या उठा के पूरे यहां प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं आप। आपने नया कोई गवर्नमेंट सेक्टर बनाया हो तो बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की बात करते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो महिला की बात करने लगेंगे, जब आप आदिवासी महिला की समाज की बात करने लगेंगे। आप बताइए कि पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, ऐसी जरूरत में कुछ कहते हैं। आप यूपीए की सरकार को इतने सालों से सहारा दे रहे थे, आप भूल गए। ये डिसइन्वेस्टमेंट तब भी चल रहा था, आप सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 9 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान पहले से ही 2014 तक जितना समृद्ध था उससे नीचे ही गया, ऊपर नहीं गया। और अगर सुने अनुराग भदौरिया जी की बात कि भाई राशन दो तो भी दिक्कत, ना दो तो कहेंगे लोगों को भूखे मार दिया। चित भी इनकी, पट भी इनकी। आप क्या कहेंगे? विपक्ष का चश्मा खराब है या सरकार सबको फुसला रही है? बात कर दिया भाई ये तो। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि मैं एक गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं और ये विपक्ष के लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। ये प्योर पॉलिटिकल प्रोग्राम अब रह गया है। 80 करोड़ लोगों को जब राशन दिया जा रहा था तो इस सरकार का ऐतिहासिक निर्णय था, लेकिन अभी जो दिया जा रहा है शायद अब उन लोगों को आवश्यकता भी नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, 2024 तक चलता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये ठीक बात है कि 2014 के पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये देश में सबको याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पहले देश के चारों बड़े जो मेट्रो थे, जिसको हम मेट्रो टियर 1 टियर 2 कैसे कहते हैं, तो जो मेट्रो में भी जो बड़े मेट्रो थे यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, वो आपस में जुड़े नहीं थे। देश में पहली सरकार अटल जी की थी जिसने कहा कि देश में सड़कें जुड़नी चाहिए। उन्होंने वो कार्यक्रम शुरू किया और यूपीए की सरकार में 8 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच गए थे। आपने पूरे शासनकाल का 12 किलोमीटर बताया। यूपीए के शासनकाल में जब गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब कुर्सी उन्होंने छोड़ी तो 8 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनता था। आज 32 किलोमीटर तक पहुंच गया, औसत 28.6 किलोमीटर। अब मैं इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। मेरा घर है प्रयागराज, दूरी होती है करीब करीब 700 किलोमीटर। यानी अगर हम मनमोहन सिंह जी की सरकार में यहां से अपने घर तक सड़क बनाना चाहें तो कितने साल लगेंगे? 8 से आप गुणा कर लीजिए और अंदाजा लगाइए कि कितने वर्ष लग जाएंगे। लेकिन अगर इस सरकार के कार्यकाल में आप लगाएंगे तो उसका 3 गुना 4 गुना ज्यादा, यानी करीब करीब 3.5 टाइम्स रफ्तार से देश में हाईवे बन रहा है। अब हम कहते हैं कि ये इसको हाईवे बनाते हैं, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। लेकिन इसी हाईवे के साथ जब आप कहते हैं तो इंडस्ट्री पहुंचती है, रोजगार के मौके पहुंचते हैं, गांव से शहर जुड़ता है, छोटे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनसे स्टेट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जुड़ता है। और मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी ने जो छलांग लगाई है उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। बड़ी भूमिका है। लेकिन उदित राज जी, आप कह रहे हैं मैंने कुछ बहुत ही अजबे सवाल पूछ दिया। क्या मेरा कौन सा सवाल, कौन सा कमेंट आपको अजब लग रहा है और आपके क्या सवाल है उदित राज जी? क्यों कन्विंस नहीं हो रहे आप?
आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा ख्याल कंफ्यूजन है। दूसरी बात यह है कि 14 सवाल मैंने पूछा मेरे विद्वान मित्र आलोक जी से, 14 में से एक का जवाब तो दे, एक का जवाब दे। एक का जवाब नहीं है तो हम लोग यहाँ किस लिए बैठे? इनका भाषण सुनने के लिए? हम जवाब देते फिरे, ये कुछ न करें। और बात है, आज की घटना है, 700 करोड़ लगा करके महाकाल वो तीर्थ स्थल बनाया, मूर्ति टूट गई। 14,000 करोड़ का बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया, उसी दिन गया। जहां जहां ये बना रहे हैं टेलीविजन पर दिखाते हैं, उसी दिन सत्यानाश हो जाता है, टूट जाता है। ये जो गिनती करा रहे हैं ये कितने दिन तक चलेगा ये नहीं समझ में आता। कई ऐसे एक बुंदेलखंड नहीं, बंबई हाईवे में भी यही हुआ है। ये पुल एक बनाते रहते, पहले भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो इसका ये जवाब क्यों नहीं देते भाई? एक बात है कि 700 जो करोड़ आप रुपया में बनाते हैं वो धस जाता है, आप फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं, लिपा पोती करते हैं। जवाब दीजिए अजय आलोक। टूट जाता है। नविका जी चलिए इनकी बात मैं बिल्कुल एक नहीं 10 गिना सकता हूँ, 10 गिनाता हूँ। उदित राज जी, मैं आपकी बात मान ली, ठीक है ना, कि बुंदेलखंड हाईवे बनाया, पहले दिन धस गया, फोटो आया। बंबई एक्सप्रेस हाईवे भी में भी कुछ दिक्कत आई, ढह गया। महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसमें मूर्ति टूट गई। चलिए सब बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन एक बात तो आप मान रहे हैं ना कि बंबई एक्सप्रेस बन रहा है। एक बात तो आप मान रहे हैं ना कि महाकाल का पूरा पुनर्निर्माण पुनर्रूप हो रहा है। जब चीजें टूटेंगी तभी सरकार, जब चीजें बनेंगी फिर चीजों को ठीक किया जाता है। ये होता है सकारात्मकता, जो आप में है ही नहीं। आपको किस चीज से दिक्कत है उदित जी? तरक्की से दिक्कत है या तरक्की के रफ्तार से दिक्कत है? मुंबई एक्सप्रेस हाईवे आपने क्यों नहीं बनाया? ये कितना बड़ा लिंक है, जवाब दे दो। उसमें आप कमी तो निकाल रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे आपने क्यों नहीं बनाया? कीर्ति आजाद जी भी कन्विंस नहीं लग रहे हैं, भदौरिया जी भी कन्विंस नहीं लग रहे हैं, सबके हाथ ऊपर उठ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत है आपको? क्यों हंस रहे हैं जी? 85 करोड़। दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि हमारे विद्वान साथी, एक मिनट सुन लीजिए हमारे, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बोल लूं, सुन लीजिए बीजेपी प्रवक्ता महोदय, हमारे विद्वान साथी। अरे सुनिए भाई, भदौरिया जी को बोलने दो भाई, भदौरिया जी। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए। ऑपोजिशन यूनिटी हो रही है, एकता हो रही है। आप अजय आलोक जी रुकिए, सुनिए। अरे बोलने दीजिए नविका जी। देखिए हमारे साथी प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं, पटना जाते हैं, कह रहे हैं मैं पटना अब जल्दी पहुंच जाता हूं। तो भैया धन्यवाद दे दीजिए भाई। पूरा एक्सप्रेसवे लखनऊ से आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस तो समाजवादी की देन है भाई। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया था, पूर्वांचल के हमने जमीन एक्वायर कर ली थी, नक्शा पास हो गया था। आपने आके बनाया तो क्वालिटी पूर्वांचल एक्सप्रेस की देख लीजिए, लखनऊ एक्सप्रेस की देख लीजिए। आप तो जाते होंगे, जब लखनऊ आगरा से चढ़ते होंगे तो जाते होंगे, किस बात से दिक्कत होंगे तो डबक गाड़ी चलती होगी, डबक मतलब समझते हैं। तब आप हिचकोले खाते जाते होंगे, हिचकोले लगने लगते होंगे। और लेकिन जब आगरा एक्सप्रेस पे जाते होंगे तो सन्नाटे में आराम से पानी पीते हुए जाते हैं, जो पानी पेट का भी पानी नहीं हिलता होगा। ये समाजवादी पार्टी की देन है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की देन है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं तो आप पटना से सुनिए। नहीं, आप भदौरिया जी, अब आप थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। वो जो दबक करके आपकी गाड़ी चल रही है उस पर ब्रेक लगाइए, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके फैक्ट्स को, तथ्यों को कंटेस्ट कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की यही होती है कि वो सिर्फ अपनी वाली बात बताते हैं, उसमें ये भूल जाते हैं कि आज के समय में गूगल सर्च भी है। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे तो पता है, मैं तो चूंकि उसी यूपी का हूं, रोज आता जाता हूं। भदौरिया जी भी वहीं के हैं। यहां से आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो मायावती जी का शासन था। जब लखनऊ तक की बात करें आगरा से तो अखिलेश जी का शासन था। बिल्कुल ठीक बात है, लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो योगी जी ने रिकॉर्ड समय में बनाया। तो आप कम से कम दूसरों का श्रेय तो छीनने की कोशिश मत कीजिए। और एक ही कार्यकाल में 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी योगी सरकार में बना है। टेंडर भी चेंज। अब लीजिए, अब आप फिर वही, आप देखिए अनुराग जी, झूठ पकड़ा गया तो आप दाएं करना शुरू कर देते हैं। लेकिन झूठ बोल के स्वीकार कर लीजिए कि योगी सरकार के काम का श्रेय आप लेने की कोशिश करें। आपकी बात तो मैंने आप ही को श्रेय दिया। चलिए कीर्ति आजाद जी, आपको भी प्रश्नों के जवाब मिले या नहीं मिले, या जनता ये भी पूछ रही है कि
कि जितने भी जवाब आ जाएं, क्या आप कभी कन्विंस होंगे? क्योंकि लोग ये कमेंट भेज रहे हैं और मैं अभी सवाल पढ़कर सुनाऊंगी जो दर्शकों से आ रहा है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष कभी भी खुश नहीं होगा, कभी भी कोई तथ्य मानेगा नहीं। अब ये भी एक परसेप्शन है। कीर्ति आजाद जी, इस पर आप क्या कहेंगे जो सवाल उठ रहा? वही मैं जानना चाहता हूं ना, आप तो एंकर हैं, आपको तो दोनों को बराबर करके चलना है। चलिए तो सुनिए सवाल। संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, आंकड़ों में और जमीन पर दोनों में ही जो विकास हुआ है वो दिख रहा है, पब्लिक भी इस बात को समझ रही है। विपक्ष पब्लिक का परसेप्शन कैसे बदलेगा? कीर्ति आजाद जी। बहुत आसानी से बदलेगा। जिस दिन भी सही बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी, परसेप्शन बदल जाएगा। जिस दिन 2022 तक छत देने की बात थी, वो 2047 25 साल बाद चली गई, तो लोग तो सोचते रहेंगे भक्तों को उसमें क्या कहा जा सकता है। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे मालूम नहीं किस पार्टी के हैं, पता नहीं शायद पार्टी के ही होंगे, वो विपक्ष के विरोध में बात कर रहे थे। वो हाईवे की बात कर रहे थे। भाई विलेज वे की भी तो बात करो, गांव के भी रास्तों की तो बात करो। वो पैसे जो विपक्ष की सरकारें हैं, जिन्होंने गांव में सड़कें बनाई हैं, चाहे दूसरे भी बनाए गए हैं, कि आजकल विपक्ष पत्रकारों को भी पार्टी का बना देता है। मुझे लगा ऐसा शायद वो तथ्य सामने रख दे तो वो गुनहगार हो जाते हैं, क्योंकि तथ्य रख दिए सामने। नहीं, आप इसका जवाब मुझे दे देने दीजिएगा, मुझे जरा जवाब दे देने दीजिएगा। ऐसा मैंने देखा है, मोस्टली अधिकतर जितने भी पत्रकार आ रहे हैं या राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, वह लोग जब कभी कोई घटना होती है या कोई ऐसे विषय आते हैं तो उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं कि ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं अधिकतर पत्रकारों को, राजनीतिक विशेषज्ञों को देख रहा हूं कि वह लोग सीधा विपक्ष पे ही मार रहे हैं, न कि उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो वो बात खैर उसको अलग हटा आजाद जी, आपका संकट बड़ा है, आपका बीजेपी से आप बड़ी पीड़ा से निकले हैं, बहुत कष्ट में निकले हैं। अब आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप पत्रकारों को कुछ भी बताएंगे। मैंने अभी भी जो कहा उसमें मायावती का भी हाईवे बताया, अखिलेश यादव का भी हाईवे बताया और योगी आदित्यनाथ का भी बताया। आप फैक्ट्स पर बात नहीं कर पाते हैं तो निजी टिप्पणी करते हैं। कीर्ति झा आजाद, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो सांसद रहे हैं, आप तो बड़े अच्छे परिवार से आते हैं, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे और सोचेंगे बोल के निकल जाएंगे। आप तथ्य पर बात कीजिए, और अगर उसमें आप निकल पाइए तो बताइए, मुझे बताइए किस तथ्य पर बात करनी है आपको। किसी एक तय कीजिए, उस पर हम तथ्य पर आपसे बात करेंगे। आप लोगों को कोई भी, आप लोगों को बात नहीं अच्छी लगती, वो लगता है कि अरे ये तो भाजपा का प्रवक्ता हो गया। चलो भाजपा का प्रवक्ता आपको लग रहा है, तथ्य पे तो बात करो ना, उसकी तो बात करिए आप। कीर्ति आजाद जी। मेरा समय इन्होंने लिया, मैंने इनको बीच में नहीं टोका, इन्होंने मुझे टोका, क्योंकि मेरे संस्कारों में ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरे भी संस्कार, लेकिन निजी टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। 9 सालों में 18 करोड़ आपने निजी टिप्पणी की थी और जवाब देने का हक उनका भी है। अब आप अपनी बात कहें। 9 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली होती तो 18 करोड़ नौकरियां होती त्रिपाठी जी, और 18 करोड़ नौकरियां होती और अगर एक परिवार में 5 भी ले लें तो 18 पंजे 90 करोड़ लोगों को भोजन मिल जाता, नौकरियां भी हो जाती, आत्मनिर्भर भारत भी हो जाता। आज 85 करोड़ से ऊपर लोगों को आप भोजन दे रहे हैं। क्या आपको उचित लगता है? क्या वह वादा पूरा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, जो आज तक 18 करोड़ नौकरियां लेनी चाहिए थी? जो वादा था कि 75 साल स्वर्णिम काल, अमृत काल, आत्मनिर्भर भारत, हम सबों को 2025 तक गरीबों को पक्का छत देंगे, वो नहीं दिया। और चलिए 2 सवाल इस पर त्रिपाठी जी नहीं, अजय आलोक जी का जवाब बनता है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अगर 2 करोड़ नौकरियां होती तो 90 करोड़ लोग आज आत्मनिर्भर होते। ये सवाल जायज है, जवाब आपसे अनुरोध करूंगा। मैं आपको नहीं टोकूंगा, आप भी मत टोका करें, क्योंकि मुझे ये शिष्टाचार नहीं, उचित नहीं लगता। बिल्कुल ये सवाल जायज नहीं है, इसलिए नविका जी, क्योंकि नौकरियों का मतलब इनको पता ही पहले। हम नौकरियों को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नौकरियों को या तो सरकारी नौकरी या नहीं तो फिर प्राइवेट नौकरी, वो कितने मिले, डेटा में कितना आया, उसको नौकरी बना के हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ स्वरोजगार की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, मुद्रा लोन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज तक सरकार ने जितने मुद्रा लोन बांटे हैं जनधन खातों के थ्रू, जो अकाउंटेबिलिटी में, उससे कितने रोजगार उत्पन्न हुए हैं? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऐसी बन गए।
ये नौकरी क्या सिर्फ सरकारी नौकरी से ही देश का भविष्य बदलेगा? 18 करोड़ सरकारी नौकरी, ये 18 करोड़ नौकरी देना किसी सरकार को संभव नहीं। कीर्ति आजाद जी, आपको शायद आवाज नहीं आ रही है, लाइन ठीक कर रहे हैं, जिससे रोजगार पैदा हो रहे हैं। जी जी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कीर्ति जी ने कहा कि 85 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे आ गए। कहां से ये आंकड़े लाए? जब मेरा वर्ल्ड बैंक कहता है, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत में गरीबी रेखा से रहने वाले लोग, अत्यंत गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ से नीचे आ गई 22 करोड़ से इन 9 सालों में, तो ये कीर्ति जी कहां से ये आंकड़े लेके आ गए कि 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? 80 करोड़ लोगों को अगर हम भोजन दे रहे हैं तो वो भोजन सहारा नहीं है, संबल है। 5 किलो अनाज से किसी का महीने भर का खर्चा नहीं चलता कीर्ति जी, ये सरकार का संबल है लोगों के लिए कि सरकार आपके साथ खड़ी है। लोग ऐसा नहीं कि 5 किलो चावल राशन नहीं मिलेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। आपका कोई अलग तथ्य है इस पे? इनका उदित राज जी, ऐसा है कि ये ऐसा है, ये जितना सोशल सिक्योरिटी कांग्रेस के समय में किया गया था, इसे नरेगा और भी चाहे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी है, लेबर कार्ड है, डोमेस्टिक, बहुत सारे जो एक्ट गरीबों के लिए बना, उसको ये खत्म करके ये अपने तरफ से राशन खिला रहे हैं। जैसे नरेगा में, नरेगा 1,11,500 करोड़ 2020-21 में उसका बजट था, अब काट करके कर दिया इन्होंने 60,000 करोड़। अब ज्यादा से ज्यादा 29 दिन एवरेज में रोजगार साल में मिल रहा है, जबकि 100 साल। उदित राज जी, ये बात आप भी मानेंगे कि नरेगा में जितना कांग्रेस ने किया उससे कहीं ज्यादा मोदी सरकार ने किया, और ये बात आप समझना नहीं चाहते, लेकिन संसद में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अभी 60,000 किया है, जब इतनी नौकरियां मिल जाएंगी लोगों को, इतना इस्तेमाल हो जाएगा तो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सवाल रहेगा, क्योंकि आप जवाब सुनना नहीं चाहते। उधर जनता भी सवाल पूछ रही है। मोतीगिरी गोस्वामी का जोधपुर से सवाल है, अगर मोदी सरकार से जनता को कोई दिक्कत होती तो 2 बार हम उन्हें जिताते नहीं। इस पर क्या कहेंगे विपक्ष के लोग? की तरफ से जवाब दे रही हो, गलत जवाब दे। आप बीजेपी की तरफ से जवाब दे रही हैं, लेकिन वो भी गलत दे रही हैं। आज नरेगा का मैं फैक्ट कह रही हूँ, ये फैक्ट है जो ही रोजगार साल में मिल रहा है। अरे कहाँ का फैक्ट है? मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रही हैं। आप जाकर के चेक कर लीजिए नीति आयोग में, कहीं भी चेक कर। अब हर्षवर्धन जी, आप पे गोलियां चल चुकी हैं, खत्म हो गई है अब मेरी तरफ। लेकिन ये उदित राज जी चैलेंज करता हूँ। नहीं, उदित राज जी, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि निश्चित तौर पर मैं बोल उदित राज जी, अरे सुन तो लीजिए। त्रिपाठी जी, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हर्षवर्धन जी, किससे दिक्कत? जब हमारे आप बोल लीजिए, आप पता नहीं को गुस्से में आगे बोल नहीं पा रहे। कम है, जवाब की जरूरत है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब आप ही को देना है। आप जवाब दीजिए, जनता के बहुत से सवाल हैं। अजय आलोक जी का पहले जवाब उदित राज जी सुन लीजिए, समय घड़ी चलती जा रही है। अजय आलोक, उदित राज जी हारे हुए हैं ना, हरिश्चंद्र चले गए, इन लोगों को नीचे छोड़ गए। अब देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के कितने बड़े हरिश्चंद्र हैं। इनको मनरेगा नरेगा का फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बैठ के कह चुके हैं कि नरेगा आपकी सबसे बड़ी नाकामयाबी आपकी थी, जिसको हमने अपनी उपलब्धि बनाया। 8 गुना बजट बढ़ाया 9 साल में मनरेगा का, और अभी बजट कम किया 60,000 करोड़ का। वो इसलिए किया सरकार क्योंकि कोविड काल खत्म हो गया है। थोड़ा सा सवाल कई है, जवाब कई आए। उधर जनता के भी सवाल है। सतीश सिंह का व्हाट्सएप पर सवाल आया है। कीर्ति आजाद जी करप्शन की बात करते हैं, मुड़कर एक बार अपनी पार्टी में देख लेते पहले। मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.3% पर है। इस पर क्या कहेंगे? ये तमाम सवाल हैं। सवाल भी कई हैं, जवाब भी कई हैं। लगभग सब जानते हैं कि हर चीज, हर वादा पूरा नहीं हुआ। बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं। लेकिन जनता किसको सुनेगी, किसकी बात मानेगी? मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी को या विपक्ष को? ये तो 2024 में तय होगा। लेकिन जद्दोजहद आज से शुरू हो गई है।
काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। बस लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।